हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये टॉपिक 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी में बतलाने वाले हैं इस टॉपिक को, यानी म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि म्यूचुअल इंडक्शन से पहले एक मैंने टॉपिक है ना बता रखा है जिसका नेम है सेल्फ इंडक्शन, जिसमें से क्या बतलाया गया कि एक कॉइल आप लेते हैं और उस सिंगल कॉइल में यदि आप वेरिएबल करंट पास करवाते हैं तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है, प्रोड्यूस्ड होती है, तो वो होता है सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, लेकिन यहां पे जो बात करेंगे आज दो कॉइल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज बता दूं कि इस क्लास में यानी इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक करवाने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन में। तो सबसे पहले तो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बताएंगे, इसकी इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, कैसे क्रिएट होता है ये। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर कॉइल। फिर आएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। फिर आएगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। यानी इतने टॉपिक को इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ गया है सबसे फर्स्ट टॉपिक जिसका नेम है म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जिस तरह से आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ रखा है कि सिंगल कॉइल लेंगे, उसमें वेरिएबल करंट पास करेंगे तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी और उसकी ऐसी नेचर होगी जिससे वो क्रिएट हो रही है उसी को अपोज करेगी। बट यहां पे दो कॉइल लेनी है और दो कॉइल में किसी एक कॉइल में करंट सेंड करनी है, करंट फ्लो करवानी है। और क्या होगा, जो अदर कॉइल होगी, जो सेकेंड कॉइल होगी, उसमें खुद ब खुद इंडक्शन हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन परफॉर्म होने लगेगा। तो यही फेनोमेना क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्शन होगी। आते हैं देखते हैं इसमें कौन कौन सी शर्तें आती है, कौन कौन सी कंडीशन आती है। तो सबसे पहले हमने एक कॉइल लिया, एक कॉइल है, ओके, और इसी के नियरेस्ट हमने एक अदर कॉइल लाकर अरेंज किया, ये कॉइल है। अब देखिए, वेरिएबल करंट किसी में भी आप दीजिए, इस कॉइल में वेरिएबल करंट दीजिएगा, यानी करंट की सोर्स इसमें अटैच कीजिएगा, ठीक है, तो इंडक्शन इसमें होगा। और यदि इसमें दीजिएगा करंट तो इंडक्शन इसमें भी हो जाएगा। तो यहां पर बातें ये होती है कि सपोज कीजिए आपने जो सोर्स लगा रखा है, सपोज दैट इसमें आपने अप्लाई किया और यहां पर एक करंट कंट्रोलर इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला लगाया जिसका नेम है रियोस्टेट। सोर्स लगा दिया हमने, ओके। अब देखिए, ये तो हो गया जिसमें आप करंट सेंड कीजिए। अदर में करंट सोर्स लगा दीजिएगा तो ऑब्जर्व नहीं कर पाइएगा, तो उसमें कोई करंट वाला सोर्स नहीं लगानी है। इसमें सिर्फ इंडिकेशन के लिए आप गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। यदि सोर्स इसमें अटैच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर इसमें आप लगा देंगे। अब देखिए, बात यहां पे आती है कि यदि आप इसमें सोर्स लगा रखे हैं, इसमें वेरिएबल करंट सेंड करेंगे तो ये जो कॉइल हो जाएगी ये प्राइमरी हो जाएगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें परफॉर्म होगी तो ये कॉइल हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल। तो ये हो गया प्राइमरी और ये कॉइल हो गया सेकेंडरी। अब देखिए, करंट सेंड किया, करंट सेंड की, तो इस तरीके से करंट फ्लो करवा रहे हैं, फ्लो हो गया करंट। अब देखिए, करंट जैसी फ्लो होता है तो यहां पर ये समझ लीजिए कि करंट सेंड हुआ, इस तरीके से फ्लो किया ऐसे, तो थंब इधर इंडिकेट किया, तो इंडिकेशन इधर के तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ शो होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ ये शो कर दिया इस तरीके से, यहां से ऐसे 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 हो गया। अब यहां से वेरिएबल करंट
दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी इसमें, तो इसमें तो सेल्फ इंडक्शन होगा, बट इसमें होगा इंडक्शन, जो म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगी, इसमें भी चेंज होगी। कब? जब करंट को चेंज करेंगे तब। अब देखिए, यदि यहां पे करंट को इंक्रीज करेंगे तो इसमें ऐसा इंडक्शन होगा, ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जो इसके फ्लक्स जो इंक्रीज कर रहा है, क्यों? करंट इंक्रीज करने से, तो इसका फ्लक्स को डिक्रीज करवाएगा। और जब करंट को डिक्रीज करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, यानी फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो यहां पर क्या होगा? ऐसी टेंडेंसी का क्रिएट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो उसको क्या करेगा? डिक्रीज होने से रोकेगा कि डिक्रीज तो मत हो। तो ये चीज है। तो यहां पर इसमें कीजिएगा तो उसमें होगा, इसमें करंट सेंड कीजिएगा तो इस कॉइल में होगा। बस यही ध्यान रखनी है कि जिसमें करंट सेंड कीजिएगा वो प्राइमरी, और जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शो करवा रहे हैं वो हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल। और ये जो फेनोमेना हुआ यही हुआ म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए, द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अदर कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन वन कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो ये हो गया फेनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन का। अब देखिए, इस म्यूचुअल इंडक्शन हुई तो इसमें क्या हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। अब उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के पास पहुंचेंगे, उसको फाइंड करेंगे कि वो कितना होगा। इस चीज को आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, व्हेन करंट थ्रू प्राइमरी इज कांस्टेंट, तो सबसे पहले बता दूं यहां पर कि प्राइमरी में करंट को इंक्रीज कीजिएगा तो सेकेंडरी का फ्लक्स इंक्रीज करेगा, प्राइमरी में करंट को डिक्रीज कीजिएगा तो सेकेंडरी में फ्लक्स डिक्रीज करेगा। यानी जिस अमाउंट का यहां करंट होगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें फ्लक्स होगी, यानी सेकेंडरी से जो फ्लक्स पास होगी, यानी ऐसा मैं कर सकता हूं, सेकेंडरी का फ्लक्स वेरीज क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी करंट, यानी सेकेंडरी में जो फ्लक्स होगी वो φ2 और वेरीज क्या होगा? प्राइमरी में करंट, यानी I1, यानी फर्स्ट में करंट। वेरीज को हटाना होगा तो मैथमेटिकली क्या लेते हैं? कोई कांस्टेंट लेते हैं, और वो कांस्टेंट यहां पर क्या होगा? m होगा, और इसको बोलिएगा MI1। ठीक है, यहां पे m क्या है? तो m को बोला जाएगा यहां पर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाएगा। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, इसको m इज इक्वल टू φ2 बाई I1 लिख सकता हूं। हो गया ऐसा। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट, इसका एसआई यूनिट हेनरी होता है, जिस तरह से सेल्फ इंडक्शन का होता है। सेल्फ इंडक्शन का जो डायमेंशन होता है वही डायमेंशन इसका भी होता है। और यहां पर लिख दूंगा 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर, 1 वेबर पर एम्पियर। और यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे? इफ I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I1 1 एम्पियर, सो M इज इक्वल टू φ2। यानी दैट मीन्स यहां पे बोला जा सकता है व्हेन करंट पासेस थ्रू प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर, then the flux passes through the secondary coil is called coefficient of mutual induction। वही क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें दे दिया गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, नेक्स्ट में आता है व्हेन करंट थ्रू प्राइमरी चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी प्राइमरी, यानी दो कॉइल में जिसमें करंट आपने सेंड किया वो हो गया प्राइमरी। अब वो जो प्राइमरी हो रहा है उस प्राइमरी में हम लोग
बात करने वाले कि करंट चेंज कर रहा है, तो उसको करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। तो यहां पर देखिए होगा क्या कि जब चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी यहां पर, तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकलेगा किससे अकॉर्डिंग, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मैं लिख दूं कि आई जो है वो क्या है, तो वेरिएबल है, ठीक है। यहां पर लिख दूं I1 वेरिएबल है, ठीक है। तो फाई 2 भी क्या हो जाएगा, यहां पर वेरिएबल हो जाएगा, हो गया। अब यहां से लिखेंगे फ्रॉम फैराडेज लॉ। फैराडे जी की सेकेंड लॉ में क्या हमने पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमएफ जो क्रिएट होगा अभी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो किस में बात कर रहे हैं, सेकेंडरी में। तो यहां पर E इज इक्वल टू माइनस डी फाई 2 बाई डी टी। तो यहां से जो फाई 2 आया है वो क्या है, MI1 आया है। तो यहां जैसे ही पुट करेंगे तो कांस्टेंट जो है वो बाहर हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू माइनस M, और ये हो जाएगा DI1 बाई डी टी, ये हो गया। और यहां से अब हम बात करें कि ये जो बातें हुई ये किसके लिए हुआ, तो प्राइमरी के लिए हुआ, ठीक है। और ये किसके लिए हुआ, किस में क्रिएट हुआ, सेकेंडरी में हुआ, ईएमएफ सेकेंडरी में हुआ। अब यहां पर देखिए इसके अकॉर्डिंग यदि 1 हेनरी की वैल्यू निकाल दूं तो 1 हेनरी की वैल्यू क्या होगी, यहां पे इफ, ठीक है, 1 हेनरी निकालना चाहते हो तो 1 हेनरी, देखो एम तो डी आई बाई डी टी यानी एम्पियर पर सेकेंड, और यहां वोल्ट तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर आ जाए, तो एम का वैल्यू यानी एम का यूनिट से कंपेयर हो जाएगा, यानी 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। अब देखो इसके अकॉर्डिंग यदि आप डिफाइन करना चाहते हो किसको, मैग्नेट सॉरी जो कोफिशिएंट है म्यूचुअल इंडक्शन का उसको, तो यहां से मान लेता हूं इफ यहां पे जो डी आई बाई डी टी है इसको यदि चेंज वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी, ये भी तो रेट ही है जो क्या मान लो 1 एम्पियर पर सेकेंड मान लो, यहां पर डेल्टा आई बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं प्राइमरी में इतना, तो 1 हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू E हो जाएगा। दैट मीन्स बोल सकते हो प्राइमरी क्वाइल में जो करंट चेंज हो रही है उसकी रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो सेकेंडरी क्वाइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वही क्या होगा, इक्वल होगा किसका, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और देखिए दोनों क्वाइल में किसी भी क्वाइल में बात करें, किसी को भी प्राइमरी मानिए किसी को भी सेकेंडरी मानिए, ठीक है, तो उसकी जो पेयर बन रहा है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल होता है, ये चीजें होती है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता, टू कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर क्वाइल्स जो यहां पर दे रखा है, ठीक है, दो दे रखा है, यानी दो क्वाइल है, एक की रेडियस R1 है और एक की रेडियस R2 है, दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, और साथ ही साथ दोनों कैसा है, तो यहां पर कोप्लेनर है। अब देखिए किसी एक को प्राइमरी मानेंगे, किसी एक को यहां पर सेकेंडरी मानेंगे, तो सपोज दैट इसको देखो फर्स्ट रेडियस है इसी को मान लो प्राइमरी, जिसमें करंट I1, इसकी जो नंबर ऑफ टर्न है वो N1 है, इसको मान लेता हूं सेकेंडरी, इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 है। और देखिए यहां पे सपोज दैट R1 वेरी वेरी ग्रेटर देन R2 हो गया है। अब देखिए ये क्या करेगा, इसमें करंट पास हुई प्राइमरी में तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटसाइड होगी, तो यहां पर मैं B1 ले,
तो B1 इज इक्वल टू म्यू नोट N1 होगा, I1 होगा, बाई क्या आएगा 2R1 होगा, बाई 2R1 होगा। दे दिया गया ऐसा। अब यहां पे हम लोग यहां पे फ्लक्स ले लूं इससे, क्योंकि तभी तो आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकाल पाओगे। तो यहां पर phi2, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 और ये क्या होगा B1 डॉट A2, ठीक है। तो यहां से होगा N2 B1 A2 cos थीटा यानी cos 0 डिग्री, क्योंकि करंट इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, इसका फेस भी आउटसाइड एक ही प्लेन में है। देखिए तो cos 0 डिग्री लगाएगा, तो N2 इंटू B1 म्यू नोट N1 I1 cos 0 1 और बाई क्या आएगा 2R1 आएगा। तो यहां से phi2 म्यू नोट N1 N2, ठीक है। और एक चीज और यहां पे A2 है, A2 का वैल्यू पाई R2 स्क्वायर, तो म्यू नोट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर बाई 2R1 होगा ऐसा। अब यहां से क्या लिखोगे M इज इक्वल टू phi2 बाई I1, I1 से डिवाइड करूंगा, ओ यहां पे I1 भी है, तो I1 कैंसिल हो जाएगा, ये I1 यहां पे आया कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा क्या चीज, सो M इज इक्वल टू म्यू नोट पाई N1 N2 R2 स्क्वायर बाई 2R1 हो गया ऐसा। देखिए ये चीजें आ गई, इसमें करंट कहीं भी नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यहां पर कोफिशिएंट ऑफ जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो करंट से इंडिपेंडेंट होता है, करंट पे डिपेंड नहीं करता है। यदि करंट पे डिपेंड करता तो आ जाता, तो किस पे डिपेंड किया, तो यहां पे डिपेंड किया नंबर ऑफ टर्न पे, रेडियस पे, और यदि इसके अंदर कोई मटेरियल मीडियम इंसर्ट कर दें तो म्यू नोट म्यू आर हो जाएगा, यानी म्यू आर वहां पे आ जाएगा, यानी मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो कोप्लेनर के लिए यहां पे डिस्कशन हो गई। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आता है यहां पे टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। यहां पे देखिए एक फ्रेम है, एक ही फ्रेम पे दो कलर का मैंने वायर रैप किया है, सोलेनोइड बनाया, ठीक है। इसकी सपोज कीजिए कि इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। अब इसमें दो जो चीजें हैं उसमें क्या कीजिए कि एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी मानना होगा, तो जिसमें करंट आप दीजिएगा वो प्राइमरी हो जाएगा, और जिसमें करंट नहीं दे रहे हैं, जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखा रहे हैं, वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो यहां पर सपोज कीजिए कि इसी को मैंने यहां पर प्राइमरी मान रखा है, इसी में मैंने करंट सेंड कर रखा है, करंट इसी को मैंने दे रखा है। देखिए करंट I1, तो इस तरह से आई, तो यहां से ऐसे आएगा करंट इस तरह से। देखो तो इसमें नंबर ऑफ टर्न N1 कंसीडर किया मैंने, सोर्स तो अप्लाई किया, सोर्स लगाया, और इसमें नंबर ऑफ टर्न N2। इसकी जो लेंथ है ये लेंथ क्या होगी L है, सपोज कर लिया मैंने। अब देखिए करंट I1 गई तो मैग्नेटिक फील्ड अब जनरेट होने लगी, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो देखिए इस तरीके से, तो एक्सिस के अलोंग होगा, तो यहां पे एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इस तरीके से हो जाए, दे दिया गया। अब यहां से बारी बारी से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, कौन सा, प्राइमरी कॉइल,
जो किससे क्रॉस किया, खुद से भी क्रॉस कर रहा है और सेकेंडरी से भी क्रॉस कर रहा है। तो यहां पर सबसे पहले B1 यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न N1 पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट Ni, तो ये होगा I1। तो यहां पे N1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न बाई लेंथ लूंगा, लेंथ ले लिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आएगा B1 म्यू नॉट होगा N1 बाई L आएगा और इंटू I1 हो गया ऐसा। अब यहां से हम फ्लक्स फाइंड करूंगा, किससे, सेकेंडरी कॉइल से, यानी सेकेंड कॉइल जिसको phi2 से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये होगा N2 और ये होगा B1 और डॉट ये दे दिया मैंने। तो देखिए फील्ड लाइन इधर की तरफ जा रही है फेस एरिया की तरफ, यानी 0 डिग्री एंगल पे होगा। तो यहां पर phi2 इज इक्वल टू N2 होगा, तो B1 और A cos 0 डिग्री। देखिए phi2 इज इक्वल टू N2 हो इंटू B1 म्यू नॉट N1 बाई L इंटू ए cos 0 1, यहां तक रहने दूंगा। अब देखिए यहां पर मैं M लिखूंगा, तो M इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो क्या दे रखा है phi2 बाई I1। ये बेसिक कंसेप्ट है और इस बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट लगाया मैंने phi2 बाई I1। तो यहां पर M इज इक्वल टू कंसीडर किया मैंने, तो क्या होगी, यहां पर phi2 बाई I1 है, चलो ठीक है, तो phi2 बाई I1 करेंगे तो यहां पे B1 में I1 छूट रहा है, I1 छूट रहा है, I1 कैंसिल हो जाएगा जब, तो यहां से क्या हो जाएगी, देखिए तो ये आ जाएगा म्यू नॉट N1 आएगा N2 आएगा, ठीक है, बाई L आएगा और ये आएगा, हो गया ऐसा। अब देखो इसी मटेरियल मीडियम में यदि कोई मटेरियल इसी के गैप में कोई मटेरियल मीडियम इंसर्ट कर दूंगा तो म्यू नोट के पास क्या आ जाएगा, म्यू आर आ जाएगा। दैट मीन्स M इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर, और ये क्या होगा N1 N2 ये होगा और बाई L होगा, यानी म्यू आर मटेरियल मीडियम का 1 से ग्रेटर होता है, और उसमें भी यदि फेरोमैग्नेटिक आ गया, जैसे आयरन आ गया, आयरन की वैल्यू बहुत ज्यादा होता है म्यू आर, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो ये रहा सोलेनोइड से रिलेटेड। अब देखिए सोलेनोइड से रिलेटेड तो हो गई कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आगे बढ़ता हूं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स ऑन, मैंने पहले बता रखा कि डिपेंड नहीं करेगा, वो है करंट। करंट के अकॉर्डिंग आपने फाइंड किया लेकिन उस पर डिपेंड नहीं हुआ, ये कांस्टेंट। देखिए तो यहां पर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, क्योंकि जो भी आया उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा था। साइज एंड शेप ऑफ कॉइल, आपने देखा रेडियस आ रहा था, और साथ ही साथ सर्कुलर कॉइल लिया, सोलेनोइड लिया, दोनों में अलग अलग बातें आ गई, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, कॉइल के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। मीडियम बिटवीन द कॉइल्स, कॉइल के बिटवीन मीडियम भी डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम इंसर्ट किया गया है। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अब इस पे तो इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल एक आता है, वो न्यूमेरिकल क्या है वो देख लें। यहां पे सॉल्व करता हूं, सबसे पहले लिखता हूं ये सोलेनोइड हैज टर्न्स इतना है, वुंड ओवर ए लेंथ ऑफ इतना मीटर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इतना दे रखा है, अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन कॉइल 300 टर्न्स, क्लोजली वुंड है,
if an initial current of 2 ampere is reversed in 0.25 second, find the EMF induced in the coil. coil में कितना इंड्यूस्ड होगा ये निकालनी है। तो सबसे पहले N1 गिवन है 2000 यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, लेंथ दे रखा है L जो कितना है 0.3 मीटर है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और ए की वैल्यू कितना दे रखा है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 और ये क्या है मीटर स्क्वायर है। ये हो गया। और सेकेंड जो क्वाइल का नंबर है N2 है 300, 3 इंटू 10 टू दी पावर 2। और अब देखिए टाइम इंटरवल कितना ले रहा है डेल्टा टी ले रहा है 0.25 सेकेंड। करंट I1 पॉजिटिव यदि डायरेक्शन लेते हैं तो I2 नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट हो जा रहा है उतना ही करंट यानी -2 एम्पीयर। तो ईएमएफ निकालने के लिए यहां पर देखिए म्यूचुअल इंडक्शन लगाएंगे तो ईएमएफ के लिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एम की जरूरत है। ठीक है, अब एम लीजिए। एम की फॉर्मूला होती है म्यू नोट N1 N2A और बाई एल होता है। म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई 10 टू दी पावर -7, N1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, N2 का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 2 देख ले। और एरिया 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 होगा बाई एल। एल की वैल्यू दे रखा है 0.3। अब यहां से कैंसिल आउट यदि करें, यहां से कैंसिल आउट करता हूं तो क्या आ जाएगा देखिए ये कटेगा तो ये 4 आएगा। ठीक है, अब यहां से बारी बारी से डिसाइड करो। देखिए 4 है और 4 है 16 होगा इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.14 तो मल्टीपल करेंगे ये राउंड आ जाएगा 50। ठीक है, 50 हो गया और 2 इंटू 3 तो ये हो गया 6 और इंटू, अब देखिए ये रेंज हो गया। अब देखिए 10 टू दी पावर 3 और 10 टू दी पावर -3 ये समाप्त हो जाएगा अपने आप में। 10 टू दी पावर 2 और -7 तो 10 टू दी पावर -5, यहां से आ जाएगा 5 इंटू 6 तो 30, हाँ तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा और इतना हेनरी होगा, हो जाएगा हेनरी। अब क्या करोगे तो यहां पर मैं ईएमएफ निकालूंगा तो -m डेल्टा I बाई डेल्टा टी लगाऊंगा, रेट होगा ऐसा। तो -m की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा तो यहां पर -3 हो जाएगा इंटू डेल्टा I, मतलब इसमें से इसको माइनस कीजिए तो -2 और माइनस कीजिएगा 2 तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, -4 बाई डेल्टा टी 0.25, इसका मतलब होगा पॉइंट हटेगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 कट कीजिएगा 4 से तो ये हो जाएगा 4 4 16 और 3 48 इंटू 10 टू दी पावर -3 इतना वोल्ट आएगा। दैट मीन्स ईएमएफ इज इक्वल टू 48 मिली वोल्ट। ईएमएफ निकल गए। ईएमएफ इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आती है जिसका नेम है यहां पे, ठीक है, क्या है, फॉर 2 मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल्स, यानी 2 कॉइल्स लेनी है, उसमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पढ़ना है। देखिए 2 कॉइल मैंने लिया, एक कॉइल लिया हमने और एक कॉइल और लिया।
यदि मैं वेरिएबल करंट इसमें सेंड करूं तो फ्लक्स चेंज इसमें भी होगा, म्यूचुअल इंडक्शन उसमें दिखाएगा, और इसमें भेजूंगा तो इसमें होगा। लेकिन सेल्फ इंडक्शन इसमें भी होगा और सेल्फ इंडक्शन इसमें भी होगा। अब देखिए बात यहां पे ये है कि यदि वेरिएबल करंट इसमें सेंड करूं तो L1 होगा, तो ये क्या होगा phi1 बाई I1, बट उसमें म्यूचुअल इंडक्शन शो करेगा, फ्लक्स इसमें चेंज करेगा, तो ये होगा phi2 बट करंट I1 ही लिया जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाइल है, क्वाइल 1, और ये हो जाएगा क्वाइल 2। हो गया। अब देखो क्वाइल सेकेंड में करंट दूं तो सेल्फ इंडक्शन इसमें होगा यानी L2, जो कि क्या होगा phi2 बाई I2। म्यूचुअल इंडक्शन इसमें होगा phi1 बाई I2। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पे दोनों कपल बन गया, ठीक है। अब यहां पे ऐसे लिख सकता हूं M इंटू एम, क्योंकि दोनों पेयर है अपने आप में, तो करंट किसी में भी दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो होगी वो एक कांस्टेंट होगी और दोनों के लिए सेम होगी दोनों टाइम में। तो यहां से इज इक्वल टू M इंटू एम, इस समय phi2 बाई I1 इंटू phi1 बाई I2 होगा। अब देखो ये हो जाएगा m स्क्वायर, देखिए I1 आगे लाइएगा, phi1 आगे लाइएगा तो phi1 I1 L1 इंटू phi2 पीछे कर लीजिए phi2 बाई I2 तो L2। सो इस केस में m इज इक्वल टू रूट ओवर L1 L2। ये है क्या चीज मैक्स, मतलब ये मैक्सिमम है, इससे लेस हो सकता है कौन m, बट ग्रेटर नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहां पर हमेशा ये इक्वल नहीं शो करेगा, तो इसके लिए एक जो है से कोफिशिएंट ले लिया जाता है जिसको बोलते हैं k और रूट ओवर L1 L2, और इस k की जो वैल्यू होती है ये होता है लेस इक्वल टू 1 और ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कैसे शो करेंगे सो देखिए, सबसे पहले तो k इज इक्वल टू होगा यहां पर m बाई रूट ओवर L1 L2 एक फार्मूला, और एक अदर कंसेप्ट होता है, फार्मूला होता है देखिए फाई सेकेंडरी बाई फाई प्राइमरी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा सेकेंडरी से और मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा प्राइमरी से, दोनों की जो रेशियो होगी वही रेशियो यहां पर क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है यहां पर कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये हो गया। यानी देखिए यदि इसमें करंट आपने सेंड किया तो ये प्राइमरी बन गया और ये क्या हो गया सेकेंडरी हो गया, तो इसमें फ्लक्स पास हो रहा है तो ये प्राइमरी है तो प्राइमरी के लिए फ्लक्स माना जाएगा, इससे फ्लक्स पास किया ड्यू टू ए तो यहां हो गया सेकेंडरी फ्लक्स, सेकेंडरी से तो सेकेंडरी का फ्लक्स बाई प्राइमरी का फ्लक्स, दोनों की जो रेशियो आएगी वही क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब इसमें बारी बारी से बातें समझिए। सबसे पहले यदि इस तरीके से अरेंज कर दें, ठीक है, कोएक्सियली कॉइल लगा दूं, एक ही फ्रेम पे सेट कर दूं, तो इस केस में k की वैल्यू 1 होगी और इस समय क्या होगा प्राइमरी का और सेकेंडरी का फ्लक्स दोनों में चेंज होगा, दोनों कोएक्सियली है और एक ही फ्रेम पर है, ठीक है, दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम रखना है। तो इस समय m इज इक्वल टू रूट ओवर L1
L2। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या चीज, इस कंडीशन में मैक्सिमम माना जाएगा, मैक्स माना जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच अब कुछ गैप है, यहां पे ऐसे D है, ये भी कुछ क्या है, गैप है D। तो सबसे पहले ये देखिए कि अभी जितना प्राइमरी से फ्लक्स पास होगी उतना सेकेंडरी से पास नहीं होगी। दैट मीन्स यहां पर यही बोला जाएगा कि प्राइमरी से जो फ्लक्स है वो ग्रेटर है किससे, सेकेंडरी से। दैट मीन्स के जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस हो गया किससे, तो 1 से लेस हो गया। तो लेस जब हो गया तो यहां पर एम है ये भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा L1 L2 से। हो गया ऐसा, क्योंकि के का वैल्यू 1 से लेस है। तो अब यहां पर बातें ये आती है कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को यदि आप इंक्रीज करते हो तो सबसे पहले सेकेंडरी से क्रॉस करने वाला फ्लक्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि सोर्स जितना ही दूरी चला जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा उसका, तो फ्लक्स इससे क्रॉस करने वाला चेंज हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो के का वैल्यू भी क्या करेगा, यहां पे डिक्रीज करेगा, और के का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो एम का वैल्यू डिक्रीज करेगा, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए डिस्टेंस को डिक्रीज कीजिए तो के की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि नजदीक आएगा, नियरेस्ट आएगा, तो इससे क्रॉस करने वाला जो सेकेंडरी है उससे फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और यहां पर एम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, एम भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो आगे, यहां पर इस तरीके से रेंज है परपेंडिकुलरली सिचुएशन में, तो प्राइमरी से जो फ्लक्स होगी वो सेकेंडरी से पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे क्रॉस करने के लिए फील्ड लाइन इधर से चाहिए या तो इधर से चाहिए, तभी फ्लक्स होगी, क्योंकि इसका फेस ऐसे है, ऐसे क्वाइल का, और इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी हॉरिजॉन्टल, तो इससे पास नहीं होगी। तो सेकेंडरी का जो फ्लक्स है वो यहां पर 0 शो हो जाएगा। दैट मीन्स के 0, सो एम क्या होगी, 0 हो जाएगी, यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी यहां पर 0 शो कर रहा है इसलिए। तो यहीं तक टॉपिक थी आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।